स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी रोज की तरह जो पढ़ते हैं 100 मार्क्स का, और उसका ये काव्य खंड का जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 8 यानी कि चैप्टर 8, और इसका पार्ट 1 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग पार्ट में कवि का परिचय पढ़ते हैं और साथ ही साथ कवि के द्वारा जो कविता लिखी गई होती है उसका अर्थ समझ करके अर्थ लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो पार्ट है हमारा उषा, और उसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनको आप नीचे देख सकते हैं और आप अपनी पुस्तक में भी उनको देख सकते हैं। तो इनका पहले हम लोग परिचय लेते हैं, इनके जन्म मृत्यु के बारे में समझते हैं, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या पढ़ाई किए थे, इनके बारे में लोगों का क्या मत है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद से हम कविता का अर्थ जानेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जन्म जो हुआ है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ है। 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ है। और जो इनका निधन हुआ है, निधन मतलब इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1993 में हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग विशेष करके हर चैप्टर में याद रखेंगे। जन्म स्थान है देहरादून, जो उत्तराखंड में पड़ता है। और माता पिता, तो माता का नाम है प्रभु देई एवं पिता का नाम है तारिफ सिंह। ये कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी रहे हैं। 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए इलाहाबाद से, और 1938 में एमए अंग्रेजी विषय से। आगे पढ़ाई नहीं चल सकी। अब कितना पढ़ेंगे भाई, एमए तक पढ़ लिए हैं। पारिवारिक जीवन, 1929 में धर्म देवी से विवाह, पत्नी का नाम धर्म देवी। 1933 में पत्नी की मृत्यु, और 4 साल बाद इनकी पत्नी की क्या हो गई, फिर परिवार विहीन निश्चित जीवन, और पूरा जीवन फिर उसी तरह चलता रहा। समझिए कि शादी के बराबर ना ये थे ये। वृत्ति यानी इनकी आमदनी हुआ है रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादन कार्य से जुड़े। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन 1981-85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। यात्रा इन्होंने किया है 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किया। सोवियत रूस मतलब रूस की यात्रा की है 1978 में, क्योंकि 1991 के पहले रूस को सोवियत रूस कहा जाता था। 1991 में जब वो बट गया तो उसको केवल रूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है। 8 नंबर है कृतियां, मतलब कृति तो आप समझते हैं क्या क्या लिखे थे, विशेष करके याद रखिएगा आप लोग। 1932-33 में इन्होंने लिखना शुरू किया, यानी कि इनकी पत्नी की जब मृत्यु हुई थी उसके आसपास से इन्होंने लिखना शुरू किया। हाँ, आदमी फ्री उसी टाइम में होता है। दूसरा सप्तक 1951, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविता 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, उसके पास अपने 1980, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे हौड़ है मेरी 1982, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश, ये गजल है। प्रतिनिधि कविताएं डॉक्टर नामवर सिंह, प्रतिनिधि कविताएं डॉक्टर नामवर सिंह, सभी कविता, डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप में प्रकाशित। अब इनके बारे में शुरू होता है। अज्ञे नागार्जुन के आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में उदित हुए थे। मतलब जिस टाइम में कवि अज्ञे नागार्जुन फेमस हुए थे उसी के टाइम में, उन्हीं लोगों के टाइम में ये भी फेमस हुए। कौन, शमशेर बहादुर सिंह। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी का उत्तरार्ध का अर्थ हुआ कि 20वीं सदी के अंतिम में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। मतलब कि लगातार कविता लिखने वाले कवि के रूप में
इन्हें बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिली थी। कब? तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1900 ईस्वी के लास्ट में, यानी 1980-90 में इनको बहुत ज्यादा इज्जत मिला था इस कविता के लिए। उन्होंने लिखना 30 के दशक में ही शुरू कर दिया था। मतलब कविता लिखना, कहानी लिखना, मतलब कि 30 के दशक का अर्थ हुआ 1930 से 1940 के बीच में, जो आपने शुरू में ही पढ़ा कि 1932-33 के पास इन्होंने मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया था। किंतु आजीविका, आजीविका मतलब होता है कमाई, आवास मतलब घर, और परिचारिका जीवन आदि के अनिश्चय अभाव तथा प्रकाशन को लेकर उदासीनता भरे विशिष्ट स्वभाव के कारण उनको कविता पुरस्कार शैली के उत्तरार्ध में ही आनी शुरू हुई। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कविता लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन परिवार भी है, समस्या भी है, कमाना जरूरी है, क्योंकि पेट है तो खाना ही पड़ेगा, खाने के लिए कमाना पड़ता है। तो आप चाहे कोई भी काम करें, शौक आपका कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई पैसा, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपका परिवार और आपका घर चलेगा। शीघ्र ही शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के विशिष्ट और प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विशिष्टता उनके लेखन में कवि और काव्य के स्वभाव एवं ग्रहणों के कारण निरूपित हुई। वे कवि और शायर एक साथ थे, मतलब कवि भी थे और शायरी भी लिखते थे, ठीक है ना। स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा वस्तुवादी यथार्थवाद और कलावादी रूपवाद, इन सबका एक ऐसा विलक्षण घोल उन्होंने अपनी सृजनात्मकता में तैयार किया जिसमें इन सब की सीमाएं नहीं, शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई। हिंदी और उर्दू को तथा इनकी कविता शैलियों और संस्कृतियों को उन्होंने एक माना ही नहीं, जाना और अनुभव भी किया। कवि के लिए दोनों दो नहीं एक हैं, इसी रूप में शमशेर के यहाँ उनको अभिव्यक्ति भी होती है। भेद है सिर्फ शैली का, ऊपरी भीतरी एकता अखंड और अक्षुण्ण है। उर्दू काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य की विरासत को उन्होंने मिजाज, रंग, स्वर, लय और भंगिमाओं के साथ अपनी खास संवेदना और कल्पनाशीलता के सहारे अपने ढंग से आत्मसात किया। उनके समकालीन जहां छायावाद से खुद को बिलगाने और अलग थलग विशिष्ट दिखने के प्रति आग्रहशील रहे, वहां शमशेर ने एक ही संधान में निराला और पंत को साथा। निराला और पंत समझ रहे हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। कविता, चित्र, संगीत, नाटक, नृत्य, मूर्ति आदि विविध कलाओं के सृजनात्मक प्रभाव उन्होंने अपनी कविता की स्वायत्त जमीन और शर्तों पर ग्रहण किए। स्थानीय और सार्वभौम, क्षणिक और सनातन, जटिल और सरल, ठोस और वायवीय, मूर्त और अमूर्त, इंद्रिय और आध्यात्मिक, तमाम तरह के विरोधों को अपने विलक्षण वस्तु विज्ञान और इंद्रिय स्पर्श के साथ कल्पना प्रवण अनुभूति के रंग में डुबोकर एक सजीव संरचना में डाल देते हैं। उनमें अद्भुत कला, संयम, संक्षिप्ति और सांकेतिकता है। उनकी कविताएं एक अनिवार्य चुनौती की तरह दीप्तिपाती रहती हैं, ऐसी चुनौती जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। वे कई कई पाठों में भी अक्सर निशेष नहीं होती, उनमें कुछ चमकता रह जाता है जो अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। प्रायः उनके समकालीनों से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों और चिंतनशील सर्जकों ने उन पर अवश्य लिखा है और उनकी कविता को समझने समझाने की कोशिश की है। वे कवियों के कवि कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कवियों के कवि। यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता उषा संकलित है, यानी जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ का क्या नाम है? उषा, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रण करता है। उषा में एक जादू है जिसमें विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती और उसे सजग इंद्रिय बोध और मानस में जन्म करती जाती। कविता का समापन इस जादू से गुजरते हुए बाहर निकल आने पर होता है। उषा के साथ साथ क्रमशः चलती यह यात्रा एक
संतृप्तिकरण सौंदर्य यात्रा हो जाती है। शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती। वे उन नदियों की तरह होते हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती हैं, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता। ये बात किसने कहा है? अरुण कमल ने कहा है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे उषा, और उषा के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो चलिए समझते हैं। पहली पंक्ति में कवि का कहना है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। नभ मतलब होता है आकाश, और प्रातः मतलब होता है सुबह के समय। सुबह के समय में जो आकाश था वो नीले रंग का था। किस रंग का था जी? और लग रहा था जैसे शंख हो, नीले शंख की तरह दिख रहा है। भोर का नभ यानी कि भोर का जो आसमान है, राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा गया कोई चौका है जो अभी अभी गीला हुआ है। क्या कोष्ठ में लिखा भी है, अभी गीला पड़ा है। यानी कहने का अर्थ है कवि का जो सुबह का समय होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, मनोरम होता है, देखने योग्य होता है। दूसरी पंक्ति में कवि का कहना है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कहते हैं कि जो सील है, सिलबट्टा है, वो लाल केसर से जैसे लग रहा है कि धो दी गई है, उसको साफ कर दिया गया है, लेकिन उस पर केसर की जो आभा है यानी केसर का जो रंग है अभी भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग सिलबट्टा देखे हैं, मसाला पीसा जाता है, उसको धो दिया जाता है, फिर भी उसका कलर उसमें से जाता है, कलर उसमें रहता है। तो वो आसमान को सिलबट्टा कहते हैं कि लग रहा है कि इसको धो दिया गया फिर भी उसका रंग गया नहीं है। असलेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। जब सुबह होता है तो आसमान कैसा होने लगता है? लाल होने लगता है, ललाहू कलर का, जैसे सूर्य निकलने वाले होते हैं उधर किस कलर का होने लगता है? लाल। तो लगता है कि किसी ने लाल खड़िया चौक मल दिया हो। आगे है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और फिर कभी कहते हैं कि नीला आकाश मानो कि नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है। यानी आकाश को देखने पे लग रहा है कि कोई नीला जल का कोई सागर है, कोई नदी है, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैला रही हो। और लास्ट में कवि कहते हैं, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कवि का कहना है कि अब सुबह हो चुका है, अब जो राख से लिपे हुए चौक जो प्रतीत हो रहा था सूर्योदय के बाद, अब ये लालिमा खत्म होने वाली है और हमें एक नए दिन का शुरुआत करना है। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।